आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए ये नया एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज ये हमारा 7वां पॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था, हम नए नए विषय को लेकर नई नई शख्सियत के साथ पॉडकास्ट पर मिलते रहेंगे। हम हरदम ये चाहते हैं कि आपसे कोई भी विषय अनभिज्ञ न रहे, आप दुनिया से कदम ताल मिलाकर ही चले। यह हमारी हर समय कोशिश रहेगी। हिंदी भाषा से जुड़े पहलुओं को हम आपके सन्मुख रखते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आप लोगों के बीच आए हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर तथा साखी पत्रिका एवं कर्मभूमि पत्रिका, जो कि प्रेमचंद जी के साहित्य पर आधारित है, इस पत्रिका के संपादक तथा कबीर और रहीदास और प्रेमचंद जी के अभ्यासक और प्रेमचंद साहित्य संस्था, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है, इसके निदेशक श्रीमान प्रोफेसर सदानंद जी शाही। आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आशना हिंदी पॉडकास्ट के लिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जी सर, हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप लंबे समय से लेखन में प्रवृत्त हैं। जी, इस अवधि में आपने किन किन विधाओं में लिखा है? देखिए, मुख्यतः मैं कविताएं लिखता हूँ। जी। कविताओं के मेरे 3 संग्रह हैं। पहला संग्रह था असीम कुछ भी नहीं, दूसरा सुख एक बासी चीज़ है, तीसरा माटी पानी, और अभी एक काम जो मैं कर रहा हूँ वो संत रैदास की कविताओं का आज की भाषा में काव्यांतरण कर रहा हूँ। तो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर के 100 कविताओं को चुना था और उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, मेरे मन में भी है कि रैदास की 100 कविताओं को मैं चुनूं। तो इसमें गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 41 पद हैं, तो मैंने शुरू वहीं से किया है और गुरु ग्रंथ साहब में जो रैदास के पद हैं उन पदों का आज की कविता की में रूपांतर किया है। तो वो चौथी किताब मेरी छपी है, मेरे राम का रंग मजीठ है। तो ये एक तरह से ये 4 कविता संग्रह मेरे छपे हुए हैं। 5वां कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन आ रहा है, और इस बीच में कोरोना के समय में जो एक त्रासदी हमने झेली है, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने जो झेली है, उसको लेकर के कुछ कविताएं हमने लिखी थी। तो उन कविताओं का भी एक संकलन आने वाला है। भाषा के रूप में हिंदी न केवल प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में हमारी मददगार है, बल्कि जनता से संवाद बनाने, उसकी समस्याएं जानने में भी ये मददगार है। इसमें और किस तरह से कड़ी को जोड़ा जा सकता है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। कि हिंदी की असली जो भूमिका है भारत में, वो समूचे भारतवर्ष के अंतर संवाद की भाषा है। यानी मैं महाराष्ट्र में बैठ कर के और आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में हम बात कर पा रहे हैं। जी। देश के विभिन्न हिस्सों में हम हिंदी के माध्यम से बात कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। तो एक तरह से हिंदी जो है वो 130 करोड़ जो आबादी है हमारे देश की, उनके संवाद की भाषा है। सरल है और सहज रूप से, सरल है और सहज है। और एक खास बात यह है कि इस तरह से इतने बड़े भूभाग को के संवाद की भाषा बनने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी का जो दूसरी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो जनपदीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ एक उसका संवाद बना रहे, जिसको कबीरदास ने कहा कि भाषा बहता नीर, इसे कुएं का पानी नहीं बनना है, एक नदी जैसे प्रवाहित होती रहती है, हिंदी को वैसे बनना है। और प्रवाहित होती हुई नदी का जो रूपक कबीर ने दिया, उसका मतलब ये है
कि जैसे हम आए और मराठी के साथ संवाद हो रहा है तो मराठी के भी शब्द आ जाएं, दूसरी पंजाबी के शब्द आएं, दक्षिण की जो भाषाएं हैं उनके भी शब्द आएं, उनकी अभिव्यक्तियां आएं। ये चीज़ें मिल करके, जैसे कोई नदी है तो नदी का वजूद इस पर निर्भर है कि पानी उसमें कितना है। हमारी गंगा नदी चलती है गोमुख से और गंगा सागर तक जाती है। इस बीच हजारों नदियां उसमें मिलती हैं और अपने जल से गंगा को समृद्ध बनाती हैं, संपन्न बनाती हैं। तो हिंदी भी ऐसी ही एक नदी के रूप में हिंदी चले, जिसमें सभी भाषाओं का थोड़ा थोड़ा अर्क मिले और एक राष्ट्रीय पैमाने की, राष्ट्रीय संवाद की भाषा के रूप में हिंदी विकसित हो। ये मैं चाहता हूँ। और जिस गांधी तीर्थ में बैठ कर के हम बात कर रहे हैं, गांधी ने स्वयं हिंदी के एक स्वरूप की कल्पना की थी और उसे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए हिंदी। तमाम सारी भाषाओं के साथ एक जो वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की गई और हिंदी में एक शुद्धतावाद का आग्रह जो आया, वो हिंदी के लिए स्वास्थ्यप्रद नहीं है। हिंदी का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर है कि वह देश की तमाम भाषाओं से संवाद में रहे। विश्व की सभी भाषाओं का अपना एक साहित्य है और वो साहित्य उस देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है जहाँ की वो भाषा है। यदि अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य एक विषय हो सकता है तो हिंदी क्यों नहीं? हिंदी क्या कोई विषय है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक भाषा के रूप में तो हिंदी की पढ़ाई देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में होती है। शायद ही कोई विश्वविद्यालय ऐसा हो जिसमें हिंदी साहित्य की पढ़ाई नहीं हो रही है। ये तो हो रही है। विदेशों में क्या स्थिति है? विदेशों में जरूर थोड़ा सा, मैं कुछ विश्वविद्यालयों में, विदेश के विश्वविद्यालय में मुझे जाने का मौका मिला। मैं जर्मनी के हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में थोड़े दिन रहा हूँ। मैं बर्लिन के अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में मैंने कबीर पर एक व्याख्यान दिया। इटली के तुरिनो विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में गया। एक चीज़ जरूर आई है कि हिंदी के अध्यापन के जो सेंटर थे दुनिया में, वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि दुनिया को ये लगता है कि हिंदुस्तान में हम जाएंगे तो हमारा काम अंग्रेजी से चल जाएगा। इसलिए हिंदी सीखने की ललक जो पहले दिखाई पड़ती थी वो थोड़ी कम हुई है, ऐसा मैंने अनुभव किया। लेकिन अभी भी हिंदी के तमाम चेयर हैं और हिंदी साहित्य में की अपनी जो एक संपदा ऐसी है हिंदी के भीतर, जिसके प्रति दुनिया में लोगों का आकर्षण है और लोग निजी प्रयत्नों से हिंदी पढ़ने आते रहते हैं, प्रयास करते हैं। जी, बहुत खूब। हमारा अगला सवाल है सर आपके लिए कि हिंदी में आप किस विधा को सबसे अधिक पसंद करते हैं और क्यों? देखिए, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। मैं स्वयं कविताएं लिखता हूँ तो जाहिर है कि कविताएं मुझे ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन प्रेमचंद हमारे ऐसे लेखक हैं जो, जिस मैं गांधी तीर्थ में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है और प्रेमचंद उस गांव के लेखक हैं। उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, उनके निबंध मुझे पसंद हैं। और प्रेमचंद की धारा के और भी लेखक हैं। कविता लिखते हुए भी मैं उपन्यास पढ़ना भी पसंद करता हूँ, कहानियाँ भी पढ़ता हूँ। और ये तो देखिए, साहित्य जो है और थोड़ा और व्यापक स्तर पर आप देखें तो जितने भी कला माध्यम है, कविता है, कहानी है, यहाँ तक कि पेंटिंग है, संगीत है, ये सभी कलाएं हमारे मन को, हमारे चित्त को
उदात्त बनाती हैं। उसे एक आचार्य नरेंद्र देव ने कहा संस्कृति की परिभाषा क्या है, तो कहा संस्कृत चित्तभूमि की खेती है। तो जैसे खेतों में ये खरपतवार आ जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो हम उसकी निराई गुड़ाई करते रहते हैं, उसमें गोबर की खाद डालते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारा जो सांस्कृतिक चित्त है, उस चित्त की खेती कला माध्यमों से होती है। उसमें संगीत भी है, उसमें पेंटिंग भी है, उसमें ये जो साहित्य के विविध माध्यम हैं, नाटक है, फिल्में भी हैं, तो ये अपनी भूमिका अदा करती हैं। यानी हिंदी एक रोजगार का भी माध्यम हो रहा है। देखिए, एक तो रोजगार का माध्यम कह करके कभी कभी लगता है कि हम भाषा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत सही बात नहीं है। भाषा का काम भावों को अभिव्यक्त करना है, और भारत जैसे देश में हिंदी भाषा भारतीय मन को व्यक्त करने का एक बहुत ही सुंदर प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार एक अपने आप में समस्या है, तो हर चीज को हम रोजगार से जोड़ते हैं। पढ़ाई को रोजगार से जोड़ेंगे, कला को रोजगार से जोड़ेंगे, संगीत को रोजगार से जोड़ेंगे। सवाल भाषा का जो है वो हमारे मनुष्य होने का सवाल है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ वाग देवी जो है सरस्वती को कहा जाता है, तो सरस्वती तो हमको और कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दुनिया की सारी भाषाएं और देश की सारी भाषाएं, छोटी से छोटी भाषा, सरस्वती अपने को उन भाषाओं में ही प्रकट करती है। तो भाषा की जो भूमिका है आप सब जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है कि मनुष्य के अलावा भाषा का इस्तेमाल और किसी के पास नहीं है। तो भाषा में होना मनुष्य होना है। तो रोजगार के सवाल से जब हम हिंदी को जोड़ते हैं या किसी भाषा को जोड़ते हैं, वो रोजगार की कहानी दूसरी है। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार की कमी है, और कमी इसलिए है कि वो अर्थ रचना का विषय है। अर्थ रचना पर जिस तरह से काम होना चाहिए, अभी हम गांधी जी का म्यूजियम देख करके आ रहे हैं। गांधी कहते थे कि इस धरती के पास हर आदमी की जरूरत पूरी करने की क्षमता है, लेकिन हर आदमी के लोभ को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तो वो रोजगार वाला सवाल जो है वो अर्थ रचना का सवाल है। उसको चूंकि अर्थ रचना और राजनीति रचना अपने जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो सवाल भाषा के जिम्मे ठेल दिया जाता है। तो इसलिए मैं इस सवाल से बहुत सहमत नहीं होता। देखिए, सोशल मीडिया आज ज़ोरों पर है। ऐसे में हिंदी भी अपनी इस सोशल मीडिया में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। कहीं पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है हिंदी भाषा का। यानी सोशल मीडिया अपनी एक युवा अवस्था में फ़िलहाल, युवा होने का अर्थ है उसने अपनी स्वतंत्र अस्मिता प्राप्त कर ली है। जन्म से लेकर युवा होने तक एक किरदार में जितने भी परिवर्तन और विकास होते हैं सोशल मीडिया में भी हुए। अब आरंभिक दौर की इसकी डगमाहट दूर हुई है सोशल मीडिया की। वो अपने कदमों पर चलने लगा है, उसने अपना रास्ता बनाया है। भाषा प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों के योगदान से हिंदी भाषा कंप्यूटिंग तकनीकी के रूप से समृद्ध और आसान हुई है। ऐसे में हिंदी का स्तर कहाँ ये लगता है एक हिंदी भाषा होने के इसमें, और सोशल मीडिया में जिस तरह से उसका उपयोग होता है, कहीं पर व्याकरण से जुड़े उसमें त्रुटियाँ होती है। देखिए, एक तो आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया कि सोशल मीडिया युवा हो गई है। बिल्कुल। यानी कि इसका चलन जो शुरू हुआ है हमारे देश में, वो 15 से 20 साल की कहानी है। तो युवा होने के लिए 18 साल तो हमारा मताधिकार प्राप्ति का समय है। तो इतना समय तो सोशल मीडिया को हो ही गया है और वो युवा हो गई है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी है कि ये सोशल मीडिया भी एक तकनीकी माध्यम है, और किसी भी भाषा को
नई तकनीक के साथ तो उसको चलना होगा। अभी आप देखें कि हिंदी में जो ये नए टाइप सेट आए, जो मंगल फॉन्ट आया, यूनिकोड जो आया, तो यूनिकोड के आने से हिंदी में कंप्यूटिंग वगैरह का काम इतना सरल हो गया। तो एक तो ये है कि नई तकनीक आई है तो उस तकनीक के हिसाब से भाषा को ढलना होगा, ढलना चाहिए, यह एक सवाल है। अब सोशल मीडिया की अपनी तमाम दिक्कतें हैं, तो वह तो देखिए हर मीडिया की अपनी दिक्कत है। जब प्रिंट मीडिया अपने शीर्ष पर थी तो उस समय प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी दिक्कतें थी। पत्रकारिता होती थी, उस समय नहीं होती थी। एलो जर्नलिज्म का पूरा एक पाठ पढ़ाया जाता है हम लोग को। लेकिन ये हमारा दायित्व यह है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करें और उसमें अधिक से अधिक जो हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य है, हिंदी का जो श्रेष्ठ विमर्श है, जो बहसें हैं, वो सब सोशल मीडिया पर आए। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, नई तकनीक के बगैर आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। और जाहिर है कि इसमें जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भूमिका बड़ी हो जाती है। फिर यह है कि हर भाषा का, जैसे सोशल मीडिया पर हम लोग काम कर रहे थे, हिंदी से जुड़ी एक जनपदीय भाषा है जिसको भोजपुरी कहते हैं, तो हिंदी से भोजपुरी में और भोजपुरी से हिंदी में अनुवाद, मशीनी अनुवाद कैसे हो। मशीनी अनुवाद मान लीजिए कि हिंदी का अंग्रेजी में होना है या हिंदी से फ्रेंच में होना है, तो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर हिंदी का डाटाबेस जितना मौजूद होगा वह अनुवाद, मशीनी अनुवाद उतना ही आसान होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, अलग अलग माध्यमों पर अधिक से अधिक हिंदी का डाटाबेस उपलब्ध रहे, ये हमको कोशिश करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बात सोशल मीडिया की हो रही है और युवाओं की भी हो रही है। हाँ। तो ऐसे में आज हमारे आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, युवाओं के लिए संदेश, जो एक भाषा के विद्यार्थी के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने शुरू में अपनी बात कही कि भाषा में होना मनुष्य होना है और अनेक कारणों से मनुष्यता संकट में आई है। जैसे हम और आप किसी विषय पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि असहमति के नाते हम आपके विरोधी हो जाएं या आपके दुश्मन हो जाएं। भाषा क्या करती है? संवाद करती है। तो युवाओं को ये समझना होगा कि जो हमसे असहमत हैं या जो हमसे भिन्न हैं, जो हमसे अलग तरीके से कपड़ा पहनते हैं या अलग तरीके से भोजन करते हैं, वो हमारे शत्रु नहीं हैं। ये जो वस्त्र है, ये जो भोजन है, ये सब चीज़ें हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ अलग ढंग के कपड़े पहने जाएंगे, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ अलग ढंग के कपड़े पहने जाएंगे। तो युवाओं को ये समझना होगा कि जो हमसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भिन्न भाषा बोल रहे हैं, चाहे भिन्न वस्त्र पहन रहे हैं, चाहे भिन्न भोजन कर रहे हैं, वो हमारे शत्रु नहीं हैं। और हमें उस भिन्नता के भीतर उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो भिन्नता क्यों है, उसकी वजहें क्या हैं, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं, उनके जीवन के संघर्ष क्या हैं, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इस जानने की कोशिश में भाषा हमारी मदद करती है। और इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि युवाओं को अपनी जो मातृभाषा है, जो भी मातृभाषा है, मराठी मातृभाषा है, उसमें उनको, आप ये कल्पना मत करिए कि मराठी मातृभाषा है उसको छोड़ करके आप कोई दूसरी बड़ी भाषा में कमाल कर पाएंगे। मातृभाषा में आप मजबूत रहेंगे तो दूसरी भाषाएं भी, आप हिंदी भी सीखेंगे, आप अंग्रेजी भी सीखेंगे,
आप जर्मन और फ्रेंच भी सीख लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमारी बनावट में जो एक भाषा की एक कोठरी जो बनी हुई, वो कोठरी मातृभाषा से ही मजबूत होती है। तो हमको अपनी मातृभाषा सीखनी चाहिए, उसमें दक्ष होना चाहिए, अपनी राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए और जगत व्यवहार की जो भी भाषाएं हैं उनको सीखना चाहिए। में होना मनुष्य होना है और मनुष्य होने की कोशिश करना हमारा धर्म है। ठीक है जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशना हिंदी पॉडकास्ट के श्रोताओं के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आप इतनी देर हमारे साथ रहे। धन्यवाद। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सदानंद जी शाही सर आज हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर जुड़े। दोस्तों, आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आशना हिंदी पॉडकास्ट को सुनते रहिए, शेयर कीजिए। यही पॉडकास्ट खास आपके लिए यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा। धन्यवाद।